देखिए फाइनल अकाउंट्स में जो भी एक्सपेंस है, इन केस वो आपकी फैक्ट्री से कनेक्टेड है तो आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में नोट करते हैं। इन केस वो सेल या ऑफिस से कनेक्टेड है तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट करते हैं। तो फैक्ट्री में भी तो एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, आप उनको भी तो सैलरी दे सकते हैं। ऑफिस में भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, उनको भी आप सैलरी दे रहे हो। अगर आपको सैलरी एंड वेजेस की इकट्ठी फिगर गिवन है 2,05,000 और फिर क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया गया कि 1/4 ऑफ सैलरी वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करो, मींस आपको क्वेश्चन में वो क्लियर कर रहे हैं कि 2,05,000 का 1/4 जो कि अमाउंट हो जाएगी 51,250, ये आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो टू सैलरी एंड वेजेस, और बाकी की अमाउंट जो हो जाएगी 1,53,750 वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लो। अब कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि सर सैलरी वर्ड पहले लिखा है तो सैलरी एंड वेजेस तो हमारा P&L में आना चाहिए। सैलरी वर्ड पहले लिखा है, सैलरी एंड वेजेस P&L में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताता कि ये सैलरी किस नेचर की है, किस नेचर के एम्प्लॉइज की है, फैक्ट्री की है या ऑफिस की है, अगर आपको उन्होंने बता ही दिया कि इसमें से इतनी सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है और बाकी की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही रिकॉर्ड करोगे ना। ओके सर, ये वाला ना मैंने 51250 उसमें लिख दिया था P&L में। नहीं, इन्होंने तो ये बोला 1/4 ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, चार्ज 1/4 टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा बोला ना इन्होंने। यस सर, मेरे को लगा सैलरी वर्ड है इस करके मैंने। चलो वो तो एक क्रैमिंग हो गई ना कि सैलरी वर्ड है तो P&L में आना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो ये कहती है कि सैलरी वर्ड क्योंकि आपके ऑफिस से एम्प्लॉय से कनेक्टेड है इसलिए हम P&L में ले जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर बोल दें जी सैलरी हमने ट्रेडिंग में लिखनी है तो फिर ट्रेडिंग में ही जाएगी ना वो। ओके सर। नेक्स्ट डाउट बोलना कौन सा था? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, वो सर दूसरे वाले पेज पे है। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर बोल दो। बोलती सर तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5 सर। क्वेश्चन नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 6। Question number 5, adjustment number 6. There is a contingent liability of फिफ्थ वाली भी बता दो मेरे को। हाँ दोनों करते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट है, there is a contingent liability 5,000 which not materialized till date. कोई contingent liability थी अभी तक materialize नहीं हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल contingent liabilities क्या होती हैं, क्या आपको पता है? यस सर। बोलो क्या होती हैं? जो खर्चा सर हमें आने वाला है बट हमें पता नहीं है। हाँ, जो अनसर्टेन है, हम... आने वाले फ्यूचर में ये एक्सपेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अनसर्टेन है। तो जो एक्सपेंसेस आने वाले फ्यूचर पे डिपेंड करते हैं, मे बी होंगे या नहीं होंगे, उनको हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे किसी वर्कर ने हमारी फैक्ट्री में, हमारे ऑफिस में एक्सीडेंट हो गया था उसका, मशीन पे ही काम करते हुए, तो उसने हमारे अगेंस्ट केस किया है, 2 लाख रुपए कॉम्पनसेशन मांग रहा है, बट केस का भी डिसीजन नहीं आया। अब डिसीजन में ये भी हो सकता है कि जज बोले कि हमें 2 लाख पे करना पड़ेगा, या मे बी वो क्लेम हमारा ना बने, तो ऐसी लायबिलिटीज को कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो क्वेश्चन है 6 पॉइंट, देयर इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ 5,000 विच नॉट मेटीरियलाइज नहीं हुई ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। दैट मीन्स इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बस जब आप बैलेंस शीट बना लोगे, बैलेंस शीट के बाहर जाके बस आप एक लाइन लिखोगे, देयर इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 5,000 नॉट मेटीरियलाइज। इसको डिस्क्लोजर बोलते हैं। सिर्फ बताना होता है हमने, जो भी बैलेंस शीट को पढ़ रहा है, कि हमारी एक 5,000 की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी है
जो फ्यूचर में हमें पे करना पड़ सकता है। सर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की नेचर क्या होती है? नेचर की लाइक ये लायबिलिटी ही है? ये लायबिलिटी अभी डिफाइन नहीं हुई है, और फिर हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते ना? जब तक डिफाइन ना हो तब तक रिकॉर्ड नहीं करते। जस्ट बैलेंस शीट के बाहर एक इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हमारे बिजनेस की कॉन्टीजेंट लायबिलिटी भी है, कि आने वाले फ्यूचर में हमें कुछ ये पेमेंट देनी पड़ सकती है। वो टाइम बताएगा कि देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, अभी कुछ नहीं है। एट प्रेजेंट ये हमारी लायबिलिटी नहीं है। प्रेजेंट टाइम में से आप लायबिलिटी नहीं बोलोगे, फ्यूचर में ये लायबिलिटी हो सकती है। ओके सर। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्लियर है आप? यस सर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट डाउट बोलिए। सर वही फिफ्थ पॉइंट। 5%। सर ये आता मुझे रहने। एक तो बैड डेट्स हो गए हैं, मतलब बैड डेट्स आपने डेटर में से माइनस करने हैं। सेकेंड प्रोविजन मेंटेन करनी है 5%, तो वो बैलेंस डेटर्स का 5% करेंगे हम। ठीक है, आता है। अगर और कोई डाउट बोलो। नहीं सर, बाकी मैंने आपसे उस दिन ही पूछ लिए थे। हर्ष, ये लूज टूल्स का मैंने उसमें लिखा है स्टॉक में। लूज टूल्स हमारे एसेट होते हैं, बैलेंस शीट में आने हैं। लूज टूल्स हमारे बिजनेस, लूज टूल्स में पता क्या आ जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई टाइप का कुछ मटेरियल ऐसा होता है, स्टॉक टाइप कह लो, टूल्स कह लो, जैसे कुछ प्लास है, चाबियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी कभार थोड़ी बहुत टूटेंगी तो नहीं ले आएंगे, नहीं तो ये 2 3 4 साल 5 साल तक चलती भी रहेंगी। थोड़ा मेमोराइज करो कि आपके घर में कोई प्लास है? प्लास देखा है कभी कनन? यस सर। यस सर। कितने साल पहले लिया था घर पे? बहुत साल पहले। बहुत साल पहले। है सिर्फ 100-150 रुपए की आइटम, तो इसे एसेट मानोगे या एक्सपेंस मानोगे जब भी बाय किया था? एसेट। एसेट इसलिए क्योंकि कई सालों तक चलना है। अच्छा, इस एक प्लास के लिए क्या अलग लेजर अकाउंट बनाओगे? नो सर। नो। अच्छा, एक और चीज बताओ, आपके घर में कोई स्क्रू ड्राइवर्स भी होंगे, पेचकस वगैरह बोल देते हैं जिसको, है ना? यस। तो उसका भी जो बॉक्स है 100 रुपए का आता है, वो भी कई साल तक चलता है। अब उसका क्या अलग लेजर अकाउंट बनाओगे? नो सर। ऐसे ही ना, जो नट होते हैं उनको ओपन करने के लिए कुछ कीज होती हैं, चाबियां टाइप होती हैं, तो वो भी अलग नंबर वाइज होती हैं। जैसे स्कूटर अगर घर पे, एक्टिवा अगर घर पे है तो उसकी किट होती है। तो ये सब चीजें मिल मिला के इन्हें हम एज अ होल लूज टूल्स कह देते हैं, लूज टूल्स। अब इस लूज टूल्स में आपके 10 12 15 टाइप की आइटम्स हो सकती हैं। अरे घर में तो चलो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो स्क्रू ड्राइवर प्लस 2-3 आइटम्स ही होती हैं, लेकिन फैक्ट्री वगैरह में तो इन चीजों की रेगुलरली जरूरत पड़ेगी। हर साइज की उन्हें चाबी भी चाहिए, स्क्रू ड्राइवर भी हर टाइप का चाहिए, इवन छोटी मोटी कोई ड्रिल्स भी होती हैं। इन सारे सामान को एज अ होल लूज टूल्स बोल देते हैं। इसे हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है। अभी क्लियर है ना ये? यस सर। हाँ। हर्ष, हर्ष बच्चे सुन रहे हो आप मुझे? यस सर। यस सर। हाँ जी, कंफर्टेबल हो आप हर्ष? यस सर। थर्ड पार्ट बता दो इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट है इसे मैं 2-3 स्टेजेस में दोबारा डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनना जरा। पहले मैं इसी लेवल पे आ रहा हूं। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर द ईयर अप टू 30 सितंबर 2012। देखो, एक तो यहां लिखा है फॉर द ईयर। फॉर द ईयर का मीनिंग है कि ये एक साल का इंश्योरेंस प्रीमियम है, और ये हमने 30 सितंबर तक पे कर दिया। चलिए दोबारा बोलता हूं। ये सामने आपको एक नंबर लाइन बनी नजर आ रही है, दोबारा बनाता हूं मैं।
ये मैं दोबारा से एक लाइन अलग कलर से, ये एक नंबर लाइन है, टाइम पीरियड है, ईयर का बिगिनिंग है, ईयर का एंड है। आपने 1 अक्टूबर को अपने बिजनेस में कोई इंश्योरेंस करवाई जिसके लिए आपने प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम पे किया 5,000 रुपीज, एनुअल प्रीमियम। दैट मीन्स कि ये प्रीमियम का बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर की अक्टूबर मतलब 30 सितंबर तक मिलेगा। सोच के बताना। हर्ष? यस सर। जबकि हम अपने अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंडर आपको 31 मार्च तक के ही एक्सपेंसेस को अपने इस ट्रेडिंग P&L में नोट करना है। ऐसा ही है ना? यस सर। तो आपके ट्रायल बैलेंस में एक एक्सपेंस ऐसा नजर आ रहा है 5,000, जो सारे का सारा एक्सपेंस आपके करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। इसमें से 6 मंथ्स अगर प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करो तो 2,500 रुपीज, 2,500 रुपी फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। ये ऊपर फ्यूचर में जो शो कर रहा हूं, ये जो मैंने हल्का सा मार्क किया है, अलग मार्किंग दिखा देता हूं, ये लीजिए, ये आ रहा है ना नजर? हाँ जी, नजर आ रहा है? यस सर। तो ये जो फ्यूचर से रिलेटेड अमाउंट है, ये कितनी अमाउंट है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बताना। तो बच्चा जब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कुछ वर्किंग करेगा वो कहेगा सर 5,000 की पेमेंट थी, उसका 6 मंथ्स जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, तो 6 मंथ्स की अमाउंट सोचो कितनी होगी? 2,500। तो 2,500 इंश्योरेंस रिलेट टू फ्यूचर ईयर, दैट मींस इंश्योरेंस प्रीपेड। ये तो एक लेवल हो गया एक्सप्लेन करने का, एक और लेवल समझाता हूं मैं। मेरी तरफ देखना है जरा, कैमरा मेरी तरफ देखना। बच्चे, मैं एक अकाउंटेंट हूं, किसी बिजनेस के अकाउंट्स मैं चेक कर रहा हूं फाइनली। तो क्लर्क मेरे पास ईयर एंड पे आके बुक्स लेके आया, ट्रायल बैलेंस बना चुका है, लाके कहता सर ये दीजिए, मैंने ट्रायल बैलेंस बना दिया, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। मैंने उसका ट्रायल बैलेंस ओपन किया और मैंने सीधे इंश्योरेंस वाला लेजर अकाउंट खोला। मैंने देखा कि इंश्योरेंस हमने 1 अक्टूबर में करवाई थी, ईयर की पॉलिसी है, तो अगले साल सितंबर तक जानी है, जबकि मेरे अकाउंटेंट ने ऑलरेडी एंट्री कर ली थी, जो क्लर्क वर्किंग कर रहा है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, क्योंकि पे तो कर ही चुके हैं ना। समझ रहे हो ना? यहां अगर वो क्लर्क बहुत इंटेलिजेंट होता तो वो खुद ही समझ लेता कि मैंने इंश्योरेंस का एक्सपेंस लिखना है उतनी अमाउंट जितना करंट ईयर से रिलेटेड है, बाकी की पेमेंट तो प्रीपेड है। तो अगर वो पहले ही लिख लेता इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट 2,500, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 2,500 टू कैश, तो उसकी वर्किंग वैसे ही ठीक होती। प्रीपेड इंश्योरेंस को बैलेंस शीट में ले जाते, इंश्योरेंस प्रीमियम को आप P&L अकाउंट में नोट कर लेते एज एक्सपेंस। लेकिन हमारा क्लर्क इंटेलिजेंट नहीं था, सारे इंश्योरेंस को इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दिया। अब मैं इसे बहुत गलत भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिस टाइम पोजीशन पे वो नोट कर रहा था तो उसने तो खर्चा नोट करना था। ईयर एंड आके एक्सपर्ट अकाउंटेंट की ड्यूटी बनती है कि वो हर एक्सपेंस को, हर लेजर को ओपन करके देखे और चेक करे कि उनमें से कोई फ्यूचर से रिलेटेड तो नहीं है, और जो भी फ्यूचर से रिलेटेड है उतनी अमाउंट खुद कैलकुलेट करके उसे इंश्योरेंस में से माइनस करके बैलेंस शीट में एसेट साइड नोट करे। क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। चलो, इसी पॉइंट को मैं एक और नई एडजस्टमेंट की शेप में लेता हूं। एक नई एडजस्टमेंट, आपको ये तो समझ लग गया ना, 2,500 मुझे इंश्योरेंस में से माइनस करना है, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है, समझ लग गया? यस। अब मैं एक नई एडजस्टमेंट लिखता हूं जो कि मोस्टली टीचर्स की फेवरेट है। तो पॉइंट अब ऐसे आएगा, चेंज कर रहा हूं मैं,
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड वन पॉलिसी ₹4,000 which was paid up to 30th September 2012. ये जो मैंने लाइन बोली है, समझ लगी आपको क्या बोला मैंने? यस हर्ष, आप ही बताओ, ये जो लाइन सामने लिखी है इसका क्या मीनिंग है? इंश्योरेंस पे करिए उसको एक पॉलिसी ऑफ 4,000 की। एलैबोरेट करता हूं मैं। आपके बिजनेस में या इवन आपके घर में क्या सिर्फ एक ही एसेट होता है जिसकी इंश्योरेंस करवाते हो? क्या आप अपने एक्टिवा की इंश्योरेंस नहीं करवाते, कार की इंश्योरेंस नहीं करवाते? इवन बिजनेस में तो कई बार हम अपनी मशीनरी की भी इंश्योरेंस करवाते हैं, बिल्डिंग की भी इंश्योरेंस करवाते हैं, इक्विपमेंट्स की भी इंश्योरेंस करवाते हैं। समझ रहे हो ना? तो हमने मल्टीपल पॉलिसीज ली होंगी, हमने एक पॉलिसी तो ली नहीं होगी इंश्योरेंस की। और हो सकता है कोई पॉलिसी हमने 1 अप्रैल को ली है तो वो 31 मार्च तक का ही ड्यू है उसका, और कोई पॉलिसी हमने 1 अक्टूबर को ली है तो 30 सितंबर तक ड्यू है। तो अलग अलग पॉलिसीज में से अगर ट्रायल बैलेंस में टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम नजर आ रहा है, डेबिट साइड 5,000, फिर ये लाइन लिखी है, तो अब मुझे बताओ जरा प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी अमाउंट आएगी? हर्ष, आपका क्वेश्चन है ये, आप ही आंसर दोगे मुझे। हर्ष। 4,000। है जी? 2,000। 2,000। कनन, आप क्या कहते हो, 2,000 या 4,000? 2,000। क्रिश, आप क्या कहते हो? क्रिश, क्रिश वापस आओ भाई, सुन रहे हो? क्रिश, बच्चे अगर ये रेड पेन वाली लाइन आ जाती है तो आपको कोई चेंज नजर आ रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹5,000 पर ईयर अप टू 30th September ईच ईयर। हर्ष, पहले आप बताओ। नो सर। कनन, आपको लगा कोई चेंज इसमें? सर वो 30 सितंबर तक ही पे करता है, पिछली लाइन में भी लिखा था। पिछली लाइन पे भी यही लिखा था। नहीं, चलो दोबारा सुनो जरा। लेकिन उसमें 2012 था और इसमें ईच ईयर है। इसमें ईच ईयर है। सुनना, मेरा लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर भी 5,000 प्रीमियम पे किया होगा, 30th सितंबर को पे किया होगा, 1 अक्टूबर को पे किया होगा, 30th सितंबर तक का लास्ट ईयर वाला प्रीमियम यहां तक गया होगा। इस ईयर में मैंने फिर से 1 अक्टूबर को अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाया होगा, 5,000 पे किया होगा, और ये प्रीमियम मेरा यहां कुछ अगले टाइम तक जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना जरा, अगर मैं इस करंट ईयर के अकाउंट्स बना रहा हूं, ये मैंने सर्कल किया है, मैं इस करंट ईयर के अकाउंट्स बना रहा हूं, इस ईयर के अकाउंट्स बना रहा हूं मैं, तो मैं इस ईयर में इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी लिखूंगा? बताओ। 5,000। 5,000 क्यों? क्यों 5,000 क्यों? सर 2,500 पिछले ईयर का भी एडवांस होएगा। हाँ, और इस ईयर का 2,500 होएगा। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे, लाइंस थोड़ी सही करूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
आप यहां लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, आपने पे किया 5000, फिर लिखेंगे लेस प्रीपेड एट एंड, कि आपके साल के एंड में प्रीपेड है 2500 रुपए, बट फिर आप ऐड करेंगे प्रीपेड एट बिगिन विच रिलेट टू करंट ईयर, कि कुछ पिछले साल में प्रीपेड था 2500, टोटल मिला के 5000 में 2500 अगर माइनस किया तो 2500 ऐड कर दिया, माइनस प्रीपेड एट एंड प्लस प्रीपेड एट बिगिन। और क्लियर करता हूं, किसी बच्चे को कंफ्यूजन अभी भी हो सकती है। सुनो, आपका ट्रायल बैलेंस इस सिचुएशन में ऐसा होगा, आपके ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन होगा। आप अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च 2021 के लिए, अज्यूम करो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, डेबिट बैलेंस गिवन है 5000, फिर आपके ट्रायल बैलेंस में ही इंश्योरेंस प्रीपेड गिवन होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा 1 जनवरी 2020, मतलब साल की बिगिनिंग में था 2500 रुपए। यस हर्ष, अब इसका मीनिंग ये है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर इंश्योरेंस प्रीपेड गिवन है, जिसमें ओपनिंग डेट गिवन है, इसका मीनिंग है कि पिछले साल कुछ प्रीपेड चला आ रहा है 2500 रुपए, ये 5000 हमने इस साल पे किया है। नीचे जब ये एडजस्टमेंट लिखी नजर आएगी, जो एडजस्टमेंट मैंने पहले दिखाई थी आपको, तो वो ये बताएगी कि आप तो हर साल ही 5000 पे करते हैं, जो कि सितंबर तक का होता है, तो पिछले साल का प्रीपेड भी चला आ रहा है 2500, इस साल 5000 पे किया, जिसमें से 2500 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो 5000 में से प्रीपेड एट एंड माइनस कर दोगे, प्रीपेड एट बिगिन ऐड कर दोगे, टोटल फिगर आउटर में 5000 रुपए आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। गुड। हाँ, अब नेक्स्ट डाउट बोलो जरा। इंश्योरेंस के मैंने 3 एस्पेक्ट आपसे डिस्कस किए। एक तो जो आपके क्वेश्चन में ही था, बड़ा सिंपल सीधा सीधा गिवन होता है कि इंश्योरेंस भाई इतनी अमाउंट पॉलिसी है जो इतनी डेट तक पेड है। इसका मतलब वहां मल्टीपल पॉलिसीज नहीं होती। आपके क्वेश्चंस में हम ये नहीं अज्यूम करते कि आपके क्वेश्चन में बहुत सी पॉलिसीज हैं और आप 3-4 पॉलिसीज का प्रीमियम पे कर रहे हो। एक ही पॉलिसी होती है, उसी में से हम प्रीपेड पोर्शन कैलकुलेट करते हैं, लेस करते हैं। दूसरा केस मैंने लिया कि अंदर ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस 5000 है, बट नीचे आपको कुछ अलग फिगर दे देते हैं, कोई डिफरेंट फिगर आपको कह देंगे जी 4000 जो है वो इस डेट तक पेड है। दैट मीन्स बाकी के अमाउंट जेन्युइन है, वो करंट ईयर से रिलेटेड है, सिर्फ 4000 हमारी कुछ फ्यूचर से रिलेटेड मतलब टाइम तक पेड है, तो उसमें से प्रोपोर्शनेट बेसिस 2000 प्रीपेड कैलकुलेट किया, लेस कर लिया। तीसरा मैंने बोला एवरी ईयर, मतलब हर साल ही ऐसा होता है, तो साल के शुरू में भी प्रीपेड रहा होगा, बट अगर ईयर के बिगिनिंग में कुछ प्रीपेड रहा होगा तो आपकी ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से नजर भी आना चाहिए। जैसे कि मैंने ट्रायल बैलेंस बना के आपके सामने रखा था, दोबारा दिखाया था। क्लियर है? हर्ष, अगला डाउट बोलो अपना। सर एक बार लॉस बाय फायर की बड़ी एंट्री बता दो। किसकी? दोबारा बोलना। लॉस की सर, लॉस फायर वाली जो है, लॉस बाय फायर। हाँ, एंट्रीज दोबारा दिखाता हूं मैं। एक्चुअली जिस दिन लॉस होता है हम उस दिन एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेस। ये रहा, मैंने कल जो लिखा था वही दोबारा दिखा रहा हूं। जिस दिन लॉस होता है हम एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेस। फिर विद इन फ्यू डेज हम इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके क्लेम सबमिट कर देते हैं, क्लेम करते हैं कि भाई हमें ये जो लॉस है हमने इंश्योरेंस करवाई थी तो हमें उसके लिए पे करो। तो फिर उस क्लेम को आज सबमिट करने पे एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब वो क्लेम कम भी हो सकता है, 5000 8000 का अगर लॉस था, 5000 का क्लेम है तो वो अमाउंट थोड़ी कम रहेगी। बाकी जो लॉस बाय फायर बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो ही जाएगा। रियलिटी लाइफ ये होती है, क्योंकि लॉस होते ही कहीं ये तो है नहीं आज लॉस हुआ साथ के साथ मैंने क्लेम एडमिट कर देना है।
बट आपके बुक के क्वेश्चंस में सीधा ही लिखा होता है लॉस बाय फायर एंड क्लेम एंटर्ड। तो ऐसे सिचुएशन में हम इन दो एंट्रीज की जगह पे, इन दो की जगह पे एक ये सिंगल एंट्री कर लेते हैं, कितने का लॉस हुआ, कितने का क्लेम है, 2 परचेजेस। हर्ष वापस डिस्कस करो, कुछ समय लगा? नहीं सर, मतलब एंट्री होगी ट्रेडिंग पीएल और पे एंड में। लेजर अकाउंट में इफेक्ट कैसे आएगा, यहीं पर सामने ही लिखने लगा हूं। एक मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट है, एक मेरे पास पी एंड एल अकाउंट है, इसके नीचे ही है, एक मेरे पास बैलेंस शीट है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में 2 परचेज तो लिखा ही होता है, उसमें से लेस करो लॉस बाय फायर। इनर में, इनर वर्किंग में ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज लिख के उसमें से लेस करो लॉस बाय फायर, लेस करके नेट अमाउंट बाहर लिखो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? जितने का टोटल लॉस है परचेज में से माइनस कर दिया। अब जितना इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट कर रही है उसे इंश्योरेंस कंपनी लिखो या इंश्योरेंस क्लेम लिखो, दोनों में से दोनों ऑप्शन ठीक है। डेटर ही बनाना है, आप एज क्लेम अपना एसेट बनाओ या फिर इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे डेटर लिखो। जितने का क्लेम एडमिट हुआ 5000, इन केस आपकी 8000 का लॉस हुआ था, 5000 का क्लेम है, तो पी एंड एल अकाउंट में कितना आएगा जिसको कि आप लॉस बाय फायर लिखेंगे? बोलो कितना आएगा? एनीवन? 3000। 8000 का लॉस था, 5000 का क्लेम था, तो 3000। हाँ, इन केस फुल क्लेम एडमिट हो गया होता, सिचुएशन चेंज, तो क्या पी एंड एल अकाउंट में कोई लॉस आना था? नो सर। नो। फिर हमने परचेज में से माइनस करना था 8000, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे क्लेम एसेट साइड लिखना था 8000 फुल वैल्यू। एक अल्टरनेट सुन लो, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करने का एक सब्स्टिट्यूट है कि आप परचेज में से माइनस ना करके आप यहां बाय वाली साइड पे भी लिख सकते हैं बाय लॉस बाय फायर, बाय लॉस बाय फायर 8000, मतलब उधर लेस नहीं किया, ऑपोजिट साइड लिख दिया, वो भी ठीक है। हर्ष समझ लग गया? यस सर। नेक्स्ट डाउट बोलो अब। सर पी एंड एल का नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा सही। किस क्वेश्चन का? इसी क्वेश्चन का। 5th क्वेश्चन का है ना? सेकेंड क्वेश्चन का या 5th क्वेश्चन का? 5th क्वेश्चन का। 5th। ये लो, सॉल्यूशन ही आपके सामने रख दिया मैंने, मैच करो, अपना किया हुआ क्वेश्चन मैच करो। जीपी आया 1,70,000। यस सर। बाय इंटरेस्ट कोई रिसीव था 4000 और बाय रेंट रिसीव था 1500। फिर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मेन एक हेडिंग था, बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन थे 500, बाहर बैड डेट्स गिवन थे 1500, न्यू प्रोविजन 2500 बन रही थी, ओल्ड प्रोविजन पहले से गिवन थी 2000, एडलेस करके नेट 2500 आ गया। कैरेज ऑन सेल था 400, पीएनएल में ही आना था। कमीशन 1200 की ऑलरेडी गिवन है और 3000 की आउटस्टैंडिंग है, नीचे एडजस्टमेंट में गिवन थी, 4200 हो गया टोटल। डिस्काउंट एक्सपेंस था 300, लॉस बाय फायर था 4000। इस क्वेश्चन में लॉस बाय फायर 4000 था, 4000 ही था, चेक कर लो जरा। ये चेक करने को कह रहा हूं मैं, चेक करो जरा एक बार। सर होगी मैच। हो गई मैं, क्या मिस्टेक की थी बताना जरा। सर वो इंटरेस्ट और रेंट का देखा नहीं सर, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट डाउट बोलो फिर अब। सर थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट।
थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, ये वाला ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीपी व्हेन नेट लॉस 75,000, है ना? यस सर। अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेल, कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन गिवन है। सेल्स कितनी गिवन है? 3 लाख। नेट लॉस गिवन है। वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा? कौन से वाला? समझ गया मैं। एक मिनट जरा, मैं एक ब्रीफ आपके लिए पूरा रूट सामने रख दूं। हमने किया था। बच्चे, आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जीपी आता है। मैं ये जो फॉर्मेट बनाने वाला हूं, ये कुछ फॉर्मूलाज को क्लियर करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। कनन, जो आप कह रहे थे ना सीओजीएस वाला फॉर्मूला, एक्चुअली सेम वर्किंग है, बट कई जगह कई पोजीशन ऐसी होती हैं कि आपको सीओजीएस का फॉर्मूला यूज नहीं करना होता, थोड़ा उससे आगे की वर्किंग आ जाती है। अब सुनो जरा, देखो यहां पर हम लिखते हैं बाय सेल्स, यहां पर आता है टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लिखने के लिए एक्चुअली 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन है ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या कुछ आ रहा है? हर्ष, तुम बताना इसमें क्या कुछ आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, ऑपोजिट साइड क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ऑपोजिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक। ऑपोजिट साइड होने का मीनिंग कि अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा तो वो माइनस के साइन के साथ शो करेंगे, ऐसा ही होगा ना? दैट मीन्स फॉर्मूला एंगल से बोलूं, फॉर्मूला एंगल से बोलूं तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, बाय सेल्स है, इनका जो नेट डिफरेंस है इसे ग्रॉस प्रॉफिट बोल देते हैं ना? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर इक्वेशन या फॉर्मूला शेप में बोलूं तो मैं फॉर्मूला में ऐसे बोलूंगा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी। गलत तो नहीं होगा? फिर आगे सुनिए जरा, यहां ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश हो जाता है, जीपी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, बाय जीपी ब्रॉट डाउन। अब यहां जीपी में से 2 टाइप के एक्सपेंस माइनस किए जाते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कोई डिस्टिंग्विश कर सकता है? हर्ष, तुम बताना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का डिफरेंस क्या होता है? क्या आपने पहले सुना है कभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिफरेंट होते हैं? हर्ष? ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। नो, गलत बोल रहे हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं जो आपके बिजनेस के एसेंशियल एक्सपेंस है, जिनके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर ऑफिस में 2 एम्प्लॉय रखे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं और उन एम्प्लॉयज के बिना ऑफिस मैनेज नहीं हो सकता, तो वो सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, चाहे वो ऑफिस की है चाहे वो फैक्ट्री की है, कहीं की भी है। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस की डे टू डे को कंटिन्यू करने के लिए, चलाने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं। आपने अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए अपनी आर्टिकल्स की इंश्योरेंस करवाई हुई है ताकि कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटी ना हो, तो इंश्योरेंस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस से कनेक्टेड एक्सपेंस है। कुछ ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं जिसका बिजनेस की डे टू डे रूटीन से लिंक नहीं होता,
जैसे आपने अपनी बिजनेस में कोई लॉटरी डाली थी और उसमें कोई प्राइज नहीं निकला, भाई लॉटरी जरूरी थी क्या? उसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता था क्या? क्या बिजनेस की रूटीन को कंटिन्यू करने के लिए लॉटरी डालना जरूरी था? चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं, लॉस बाय फायर। आपके बिजनेस में लॉस हुआ और उस लॉस को आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानेंगे या नॉन ऑपरेटिंग? क्या बिजनेस की डे टू डे रूटीन होती है और लॉस बाय फायर? नो सर। नो। मींस एक छोटा सा पॉइंट आपके माइंड में सेट कर रहा हूं, जिन एक्सपेंसेस का बिजनेस की डे टू डे से कोई लिंक ही नहीं है, जो बिजनेस की डे टू डे में होने वाले खर्चे नहीं हैं, उन्हें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। और जो एक्सपेंस आपके बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है कि आपको एक्सपेंस करने पड़ेंगे, उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। अगर आप अपने जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें तो जो प्रॉफिट आएगा उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वैसे आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन हो सकता है आपने ज्यादा ना सुना हो इसे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी निकला तो पी एंड एल अकाउंट की दो ब्रेकअप कर रहा हूं मैं। यहां जीपी में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए, जो आया उसको नाम दे दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैंने जीपी की तरह कैरी फॉरवर्ड कर लिया, और अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी अगर मैं माइनस कर दूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूं, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। आप कॉमनली जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला सेगमेंट अलग नहीं दिखाते, आप सीधा लिखते हैं जीपी, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सब टाइप के एक्सपेंस आप माइनस करते हैं और नेट प्रॉफिट आ जाता है। ऐसा ही होता है ना हर्ष? हर्ष? यस सर। गुड। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात ना की हो तो हम उसे निल कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं उसे? क्योंकि हर बिजनेस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होना जरूरी नहीं होता। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो भाई होंगे ही आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ, बट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो बहुत कैजुअल होते हैं ना, बहुत रेयर है कि कभी होंगे, नहीं भी होंगे। दैट मीन्स कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नेट प्रॉफिट होगा। अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही नहीं है तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही आपका फाइनल प्रॉफिट है। बात समझते हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, मैं कुछ और बोलना चाहता हूं, थोड़ा 2 मिनट और सुन लो मुझे बस। मेरा ना कोई बिजनेस है, ब्रांच है समझ लो। जगरांव में हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, यहां नियर बाय है ब्रांच हमारी जगरांव में। तो मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा कि भाई वो जगरांव वाला जो हमने बिजनेस किया था, हमारा वहां पर प्रॉफिट कितना हुआ है? तो मेरा अकाउंटेंट आके कहता, सर वहां तो प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस हुआ है, नेट लॉस 5 लाख रुपीस का। हर्ष, मेरा अब क्वेश्चन है तुमसे, ये सुनते ही अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ये कहते अपने अकाउंटेंट को, यार लॉस के लिए काम तो नहीं करते ना, बिजनेस को बंद ही कर दो इससे तो अच्छा? क्या ऐसा कहते या नहीं कहते? आप कोई भी बिजनेस लॉस के लिए तो नहीं करते ना, आपका टारगेट तो प्रॉफिट होता है ना, है ना? यस सर। तो क्या आप अपने अकाउंटेंट को नहीं कहेंगे भाई बिजनेस में लॉस है, बंद कर दो बिजनेस को? लेकिन इसकी बजाय अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और एलेबोरेट करें तो आप अपने अकाउंटेंट को कहेंगे कि ला मुझे पी एंड एल अकाउंट दिखा, या फिर आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे नेट प्रॉफिट नहीं, मुझे ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ वो कितना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब पूछा तो आपका अकाउंटेंट कहता, सर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, लेकिन हमें एक लॉस बाय फायर आग लग गई थी जिसमें लॉस हुआ हमें 6 लाख रुपए का, जिस रीजन से हमारा जो नेट में आया है लॉस आया है, नेट में लॉस आया है। हर्ष, क्या अब तुम्हारा डिसीजन चेंज हो सकता है? क्या अब कुछ अलग सोच बन रही है क्या? यस सर। क्योंकि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो कोई रूटीन नेचर के तो होते नहीं है ना?
वो तो कैजुअल है। हो सकता है कि कोई ऐसा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ जो कि कोरोना टाइम में हुआ है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमेशा पिछले 10 सालों से आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा था। किसी एक रीजन, कोई आग लगी, लॉस हो गया 6 लाख का, और आपका इस साल में लॉस आ गया, तो आप बिजनेस ही बंद कर दोगे? हाँ, अगर आपके ऑपरेटिंग लॉसेस होते तो आप जरूर सोचते कि ये बिजनेस यार अब बेनिफिशियल नहीं रहा, इसमें तो ऑपरेटिंग में ही हमें लॉस हो रहा है, तो हमें इसे बंद करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपके नेट प्रॉफिट या लॉस है तो वो आपका फाइनल डिसीजन थोड़ी दे के आएंगे, उसको तो और इलेबोरेट करना पड़ेगा ना आपको। क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस में जो रूटीन नेचर के नहीं होते, जो एक्सपेंस रूटीन नेचर का नहीं है, आप उसके बेस पे तो कोई डिसीजन नहीं लेंगे ना। हर्ष, कुछ समझ लगा? हर्ष, एक एग्जांपल मैं और लूंगा। नॉन ऑपरेटिंग नेचर में ही एक इनकम भी होती है। मैं यहां रेड पेन से लिखता हूं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम क्या? इन्वेस्टमेंट, 5 लाख। मान लो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हुई है मुझे 5 लाख, और उसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट है 2 लाख। नेट प्रॉफिट क्या है? 2 लाख। ऊपर वाला 3 लाख मैंने इरेज कर दिया। चलो, नेट प्रॉफिट हुआ मुझे, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब बोलो, क्या तुम इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहोगे? मतलब है प्रॉफिट, फाइनली प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट अर्निंग है। इन्वेस्टमेंट अर्निंग का मतलब ये हुआ कि ये अर्निंग तो आपको तब भी हो जाएगी अगर बिजनेस बंद भी कर दोगे। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं या कहीं कोई मार्केट में लैंड में इन्वेस्ट किया है जहां से आपको कोई रेंटल इनकम आती है, नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम आती है, बिजनेस की इनकम नहीं है ये कोई बिजनेस की सेल परचेज से कनेक्टेड नहीं है, और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट है 2 लाख का। भाई, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम तो ऑपरेटिंग में लॉस में चल रहे थे 3 लाख, उसके बाद हमें इनकम आई 5 लाख की, और फाइनली प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख रह गया। मतलब इसने तो हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी खा गया ये लॉस तो हमारा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां प्रॉफिट होने के बाद भी मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे ये बिजनेस बंद कर देना चाहिए, इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम या एक्सपेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बिजनेस के फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। मैं ये टॉपिक तुम्हें ओवरऑल एक्सप्लेन करने के लिए डिस्कशन में ले गया था। तो अब मैं अपने क्वेश्चन में आता हूं। क्वेश्चन तो बहुत इजी है हमारा जो हम कर रहे थे। 3rd क्वेश्चन का ए पार्ट, हमें क्वेश्चन में नेट लॉस गिवन है 75,000। तुम बताओ नेट लॉस को मैं कहां लिख दूं? हर्ष, नेट लॉस को मैं कहां लिख दूं? जहां तुम कहो मैं लिख देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो कहां लिखूं नेट लॉस? यहां लिख दूं, चलेगा? यस सर। कितनी अमाउंट है? 75,000। अच्छा, एक बात याद रखना, अपने पूरी लाइफ में अगर आपके क्वेश्चन में किसी नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम की बात ना की हो तो अपने आप नहीं आपने उसे अज्यूम करना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस ना गिवन हो तो उसे निल कंसिडर किया जाता है। अगर इसकी इंफॉर्मेशन ना हो तो इसे क्या कंसिडर किया जाता है? निल। आपको नेट लॉस गिवन था, मैंने लिख लिया। आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलो कहां लिखूं? जहां तुम कहो लिख देता हूं मैं। देखना ये रेड पेन से मैंने जहां लिखा है, ठीक है ये? यस सर। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग के बारे में बात ना हो तो उसे इग्नोर करना होता है। तो जीपी क्या रहा होगा? क्या बता सकते हो? जीपी या जीएल जो भी है, क्या रहा होगा? 1,20,000 - 75। बिल्कुल ठीक, 45,000। तो यहां एक नया फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गया। जीपी में से माइनस करें जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस करें और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस करें। और ये भी याद रखें कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात ना की हो तो उसे निल कंसिडर करना है।
तो जीपी में से ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्सपेंस माइनस करने से जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। और अगर ये रिजल्ट नेगेटिव फिगर आ जाए तो उसे लॉस बोलते हैं, नेगेटिव आ जाए तो उसे लॉस बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। तो हमारे इस क्वेश्चन में कनन ने जो बोला था सीओजीएस का फॉर्मूला यूज नहीं होना है क्योंकि ये सीओजीएस से तो क्रॉस कर चुका है, इसमें हमें जीपी पूछा गया है और ट्रेडिंग अकाउंट की कोई आइटम ना देके प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स दे दी हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस से कनेक्टेड हो गया ये क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन का पेस ही अलग हो गया। अब नेक्स्ट बोलो कौन सा क्वेश्चन पूछना है? सेवंथ पार्ट, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन। इसमें हमें ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई करके बनाना है, करेक्ट बनाना है। तो जो ये गिवन है ना डेबिट क्रेडिट, ये गलत है, हमें इसे ठीक करके बनाना है। सीओजीएस बोलो डेबिट में आना होता है या क्रेडिट में आना होता है? डेबिट। डेबिट। जब सीओजीएस क्वेश्चन में गिवन हो तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, याद रखना। सिंपली जब आपको परचेज गिवन हो तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता, बट जब सीओजीएस गिवन हो तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा जाता है। समझ रहे हो ना? यस सर। इस पे मेरी डिस्कशन फिर से भी मैं करूंगा आपसे, इलेबोरेट फॉर्मूला के थ्रू भी करके करेंगे डिस्कस। तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा डेबिट साइड, डेटर्स डेबिट आएंगे, क्रेडिटर्स क्रेडिट आएंगे, फिक्स एसेट डेबिट आएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में क्योंकि सीओजीएस गिवन है। जब सीओजीएस गिवन होता है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक इसलिए नहीं आता क्योंकि वो सीओजीएस में ऑलरेडी आ चुका है, सीओजीएस में ओपनिंग स्टॉक ऐड हो चुका है। एक्सपेंस डेबिट आ जाएंगे, सेल क्रेडिट आ जाएगा, कैपिटल क्रेडिट आ जाएगा, सारा कुछ सामने है आपके। क्लियर है? यस सर। बच्चे आज यहां तक फिनिश करते हैं हम।